इरफान बिल्कुल आराम से अपना स्क्रैप कलेक्टिंग का काम कर रहा होता है। वो पूरे सेक्ट में घूम घूम कर आवाज लगाता है कि जिसके पास भी बेकार पिल्स, टूटी हुई फ्लाइंग सॉर्ड्स, पुराने मैजिक वेपन्स या इस्तेमाल न होने वाली कल्टीवेशन टेक्निक्स हों, वो सब उसे बेच सकता है। तभी एक डिसाइपल भागते हुए उसके पास आता है और घबरा कर कहता है, लिन युआन, तुम अभी भी स्क्रैप कलेक्ट कर रहे हो? डिमोनिक पाथ ने सेक्ट पर हमला कर दिया है, जल्दी यहाँ से भागो। लेकिन लिन युआन बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखाई देता। कुछ ही देर बाद वो डिमोनिक पाथ कल्टीवेटर भी उसके सामने आ जाती है। वो लिन युआन को ऊपर से नीचे तक देखती है और जोर से हंसने लगती है। फिर कहती है, क्लाउड हिडन सेक्ट में क्या अब लड़ने वाले खत्म हो गए हैं? जो मेरे सामने एक स्क्रैप कलेक्टर को भेज दिया? दफा हो जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें भी यहीं रिफाइन कर दूंगी। लिन युआन शांत स्वर में जवाब देता है कि वो यहां लड़ाई करने नहीं बल्कि सिर्फ स्क्रैप कलेक्ट करने आया है। उसकी ये बात सुनकर डिमोनिक पाथ कल्टीवेटर और भी गुस्से में आ जाती है। वो बिना किसी चेतावनी के सीधे लिन युआन पर हमला कर देती है। उसी समय लिन युआन अपने पास पड़े स्क्रैप के ढेर में हाथ डालता है और वहां से एक पुरानी तलवार निकाल लेता है। अगले ही पल वो सिर्फ एक ही वार करता है। उसकी सॉर्ड स्ट्राइक इतनी तेज होती है कि डिमोनिक पाथ कल्टीवेटर संभल भी नहीं पाती और उसी एक अटैक में हार जाती है। ये देखकर आसपास मौजूद सभी डिसाइपल्स दंग रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि कबाड़ इकट्ठा करने वाला ये साधारण आउटर डिसाइपल आखिर इतना ताकतवर कैसे निकला। कुछ समय बाद लिन युआन अपने पास बचे हुए स्पिरिट स्टोन्स गिनता है। उसके पास केवल 48 स्पिरिट स्टोन्स बचे हैं, जिससे वो चिंतित हो जाता है। तभी इनर डिसाइपल सू युन की उसके पास आता है। उसके पास 30 खराब हो चुकी स्पिरिट गैदरिंग पिल्स होती हैं, जो अब किसी काम की नहीं रही। लिन युआन उन्हें देखकर कहता है कि वो उन सभी को 3 स्पिरिट स्टोन्स में खरीद सकता है। सू युन की पहले तो हैरान होता है, क्योंकि खराब हो चुकी पिल्स की अब कोई कीमत नहीं बची थी। लिन युआन बताता है कि वो एल्केमी का अध्ययन कर रहा है और देखना चाहता है कि क्या इन खराब पिल्स को दोबारा शुद्ध करके इस्तेमाल लायक बनाया जा सकता है। ये सुनकर सू युन की खुशी खुशी सौदा स्वीकार कर लेता है। इसके बाद सू युन की अपनी पिछली लड़ाई में टूट चुकी फ्लाइंग सॉर्ड भी लिन युआन को बेचने की बात करता है। लिन युआन बताता है कि वो केवल पिल्स ही नहीं बल्कि टूटे हुए मैजिक वेपन्स भी खरीदता है, क्योंकि वो वेपन क्राफ्टिंग का भी अध्ययन कर रहा है। इसी दौरान कहानी लिन युआन के अतीत का खुलासा करती है। वो बताता है कि अपने पिछले जीवन में वो फॉरबिडन सिटी में प्राचीन वस्तुओं की मरम्मत करने का काम करता था। एक दिन एक पुराने डबल ईयर्ड राउंड कॉल्ड्रन की मरम्मत करते समय उसका पुनर्जन्म इस कल्टीवेशन दुनिया में हो गया और वो क्लाउड हिडन सेक्ट का एक आउटर डिसाइपल बन गया। उसके साथ आया यही रहस्यमयी राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही कॉल्ड्रन खराब हो चुकी पिल्स और टूटे हुए मैजिक वेपन्स को उनकी मूल अवस्था में वापस ला सकता है। इसी वजह से वो सेक्ट में बेकार समझी जाने वाली हर चीज खरीदता रहता है। धीरे धीरे इसी काम से उसने काफी स्पिरिट स्टोन्स बचा लिए। कई वर्षों तक बेहद सादा जीवन जीकर उसने लगभग 60 स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठे किए और अपनी कल्टीवेशन को छियाई रिफाइनिंग के तीसरे स्तर तक पहुंचा दिया। बाद में राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन से ठीक की गई पिल्स का उपयोग करने के बाद उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ी और वो सीधे छियाई रिफाइनिंग के 7वें स्तर तक पहुंच गया। इस शक्ति के साथ वो आउटर सेक्ट के मजबूत डिसाइपल में गिना जाने लगा। कुछ समय बाद आउटर सेक्ट का बदनाम डिसाइपल ले ब्याओ उसके पास आता है। वो कुछ साधारण पत्थरों को कीमती वस्तु बताकर लिन युआन को धोखा देने की कोशिश करता है। लिन युआन तुरंत समझ जाता है कि ये केवल साधारण पत्थर हैं और इन्हें खरीदने से साफ इनकार कर देता है। ले ब्याओ गुस्से में अपनी पहचान बताता है और धमकी देता है कि उसके सामने कोई इनकार नहीं करता। लेकिन लिन युआन जानता है कि ले ब्याओ हमेशा कमजोर लोगों को डराता है और ताकतवर लोगों से डरता है। अब जबकि उसकी कल्टीवेशन पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है, वो उससे बिल्कुल नहीं डरता। वो साफ कह देता है कि वो पत्थर नहीं खरीदेगा और ले ब्याओ उन्हें वापस ले जाए। अपनी धमकी का कोई असर न देखकर ले ब्याओ लड़ाई शुरू कर देता है। लिन युआन भी पीछे नहीं हटता और दोनों के बीच भिड़ंत होती है। अंत में ले ब्याओ हार जाता है। जाते जाते वो इस अपमान का बदला लेने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। ले ब्याओ के जाने के कुछ ही समय बाद एक खूबसूरत युवती लिन युआन के पास आती है। वो अपना परिचय म्यू चिंगशु के रूप में देती है और बताती है कि वो सेक्ट की एक कोर डिसाइपल है। लिन युआन तुरंत समझ जाता है कि कोर डिसाइपल होने का मतलब है कि उसकी कल्टीवेशन कम से कम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में है। म्यू चिंगशु पूछती है कि क्या लिन युआन सचमुच बेकार हो चुकी पिल्स और टूटे हुए मैजिक वेपन्स खरीदता है। लिन युआन विनम्रता से बताता है कि उसका काम यही है, लेकिन वो बहुत ऊंची कीमत नहीं दे सकता। म्यू चिंगशु बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी खराब पिल्स और एक टूटी हुई फ्लाइंग सॉर्ड उसे बेच देती है। इसके बाद वो अपनी पुरानी सॉर्ड कंट्रोल टेक्निक भी बेचने का प्रस्ताव रखती है। लिन युआन इस टेक्निक को देखकर बेहद उत्साहित हो जाता है, क्योंकि यही वो चीज है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन उसके पास केवल 7 स्पिरिट स्टोन्स ही बचे होते हैं। वो ईमानदारी से अपनी स्थिति बताता है कि एक आउटर डिसाइपल होने के कारण उसके पास इससे अधिक स्पिरिट स्टोन्स नहीं है। थोड़ी बातचीत के बाद म्यू चिंगशु 7 स्पिरिट स्टोन्स में ही टेक्निक बेचने के लिए तैयार हो जाती है। लिन युआन खुशी खुशी सौदा पूरा कर लेता है। अब उसके पास दूसरी श्रेणी की पिल्स और सॉर्ड कंट्रोल टेक्निक दोनों आ चुके होते हैं। वो सोचता है कि अगर कोई उसे इस तरह खुशी से हंसते हुए देख लें तो बेवजह शक कर सकता है। फिर वो अपनी कल्टीवेशन की सबसे बड़ी समस्या पर विचार करता है। उसकी एट्रीब्यूट लेस स्पिरिचुअल रूट के कारण वो साधारण कल्टीवेटर्स की तुलना में स्पिरिट शी बहुत कम अवशोषित कर पाता है। एक स्पिरिट कंट्रोल पिल की केवल 40% स्पिरिचुअल एनर्जी ही उसके शरीर में समा पाती है, जबकि बाकी अशुद्धियों के कारण व्यर्थ चली जाती है। इसी वजह से उसे दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक कल्टीवेशन रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। भारी मात्रा में
पिल्स का उपयोग करने के बाद वो आखिरकार शियाई रिफाइनिंग के 10वें स्तर की ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच जाता है। इसके बाद उसका अगला लक्ष्य फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में ब्रेक थ्रू करना होता है। इसी समय ले ब्याओ फिर से लौटता है, लेकिन इस बार उसके साथ आउटर सेक्ट का सबसे शक्तिशाली डिसाइपल लाई फेंग भी होता है। ले ब्याओ चाहता है कि ली फेंग उसके अपमान का बदला लेफ्टिनेंट ली फेंग, जो की रिफाइनिंग के 10वें स्तर का सबसे ताकतवर डिसाइपल माना जाता है, लिन युआन को चुनौती देता है। लिन युआन बिना डरे उसका सामना करता है। वो साफ कह देता है कि अब वो पहले वाला लिन युआन नहीं रहा और किसी भी नाम से वो डरने वाला नहीं है। ली फेंग सॉर्ड कंट्रोल टेक्निक का प्रयोग करके उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एहसास हो जाता है कि मामला वैसा नहीं है जैसा ले ब्याओ ने बताया था। ली फेंग तुरंत अपना रवैया बदल देता है। वो कहता है कि ले ब्याओ ने उसे गलत जानकारी देकर दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की थी। वो इस पूरे विवाद के लिए ले ब्याओ को दोषी ठहराता है और वापस जाकर उसे सबक सिखाने की बात कहता है। लिन युआन उसे तुरंत वहां से चले जाने का आदेश देता है और जाते जाते कहता है कि अपनी कटी हुई कान भी साथ ले जाए ताकि उसकी जगह गंदी न हो। इस घटना के बाद पूरे आउटर सेक्ट में लिन युआन की ताकत की चर्चा फैल जाती है। सभी डिसाइपल ये मानने लगते हैं कि जिसने ली फेंग जैसे विशेषज्ञ को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, उससे दुश्मनी लेना समझदारी नहीं होगी। हालांकि लिन युआन की एक नई समस्या सामने आती है। उसके पास स्पिरिट स्टोन्स लगभग खत्म हो चुके हैं और अब वो पहले की तरह स्क्रैप रिसाइकलिंग का काम जारी नहीं रख सकता। वो सोचता है कि अगर वो सेक्ट के भीतर बड़ी मात्रा में स्पिरिट गैदरिंग पिल्स बेचेगा तो लोग उस पर शक करने लगेंगे और उसकी सबसे बड़ी ताकत उजागर हो सकती है। इसलिए वो निर्णय लेता है कि सेक्ट के बाहर आसपास के शहरों की दुकानों में जाकर इन्हें बेचना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। उधर ले ब्याओ की हालत देखकर बाकी डिसाइपल बताते हैं कि वो लिन युआन के डर से सेक्ट छोड़कर पहाड़ के नीचे चला गया है। ये सुनकर लिन युआन मन ही मन सोचता है कि अगर भविष्य में पहाड़ के बाहर उसका सामना ले ब्याओ से हो गया तो बिना किसी गवाह के वो इस खतरे को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। इसी सोच के साथ वो भी पहाड़ से नीचे जाने की तैयारी करता है। सबसे पहले वो सेक्ट के क्वेस्ट हॉल पहुंचता है और नए सेक्ट क्वेस्ट देखने की इच्छा जताता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि पानी ढोने और लकड़ी काटने जैसे सामान्य क्वेस्ट पहले ही लिए जा चुके हैं और नए क्वेस्ट के लिए उसे कुछ दिन इंतजार करना होगा। लिन युआन क्वेस्ट हॉल में मौजूद सीनियर ब्रदर को बताता है कि वो पानी ढोने या लकड़ी काटने जैसे सामान्य क्वेस्ट लेने नहीं आया है। उसका इरादा पहाड़ से नीचे शहर जाने का है और रास्ते में मिलने वाले ऐसे क्वेस्ट स्वीकार करने का है जो उसी दिशा में पड़ते हो। वहीं उसकी मुलाकात ल्यू छिंगपिंग से होती है। ल्यू छिंगपिंग उसका नाम पूछता है और लिन युआन विनम्रता से अपना परिचय देकर बताता है कि ये उसका पहला क्वेस्ट है, इसलिए वो उससे कुछ मार्गदर्शन चाहता है। ल्यू छिंगपिंग उसकी कल्टीवेशन देखकर प्रभावित हो जाता है। वो कहता है कि 10 दिन बाद होने वाले प्रमोशन कॉन्फ्रेंस में लिन युआन निश्चित रूप से इनर डिसाइपल बन जाएगा। वो ये भी कहता है कि चूंकि ये उसका पहला क्वेस्ट है, इसलिए उसने अब तक अपना अधिकांश समय कल्टीवेशन में लगाया होगा। संभवतः वो इस बार पहाड़ से नीचे जाकर प्रमोशन कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी करना चाहता है। इसी कारण ल्यू छिंगपिंग उसे सलाह देता है कि वो किसी भी खतरनाक क्वेस्ट को स्वीकार न करे। अगर इस समय उसे कोई चोट लग गई तो वो प्रमोशन कॉन्फ्रेंस से वंचित रह सकता है। इसके बाद वो लिन युआन को कुछ ऐसे परचेसिंग क्वेस्ट दिखाता है जो रास्ते में ही पूरे किए जा सकते हैं। हालांकि इनका इनाम बहुत कम है और कई बार ऐसे कामों में अनजाने में किसी का राज पता चल जाने पर जान का भी खतरा हो सकता है, इसलिए अधिकांश डिसाइपल इन्हें लेना पसंद नहीं करते। इसी दौरान लिन युआन की नजर म्यू छिंगशु के क्वेस्ट पर पड़ती है। इस क्वेस्ट में 10 ब्यूटी पिल्स खरीदकर 3 दिनों के भीतर म्यू छिंगशु तक पहुंचानी होती हैं और इसके बदले 5 स्पिरिट स्टोन्स का इनाम मिलता है। लिन युआन को इनाम कुछ ज्यादा लगता है, इसलिए वो पूछता है कि इस क्वेस्ट का रिवॉर्ड इतना अधिक क्यों है। ल्यू छिंगपिंग बताता है कि ब्यूटी पिल्स की कीमत ही 3 स्पिरिट स्टोन्स प्रति पिल है और पूरा पैसा पहले अपनी जेब से देना पड़ता है। यही कारण है कि अच्छा इनाम होने के बावजूद बहुत कम लोग ये क्वेस्ट स्वीकार करते हैं। लिन युआन बिना हिचकिचाए ये क्वेस्ट स्वीकार कर लेता है। उसे याद दिलाया जाता है कि 3 दिनों के भीतर ब्यूटी पिल्स म्यू छिंगशु तक पहुंचानी होंगी, नहीं तो क्वेस्ट असफल माना जाएगा। लिन युआन आत्मविश्वास के साथ इस शर्त को स्वीकार कर पहाड़ से नीचे शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर वो एक बड़े पिल शॉप में जाता है। दुकानदार उसे साधारण ग्राहक समझकर पूछता है कि उसे क्या चाहिए। लिन युआन बताता है कि वो पिल्स बेचने आया है। वो पहले कुछ स्पिरिट रिजेनरेशन पिल्स निकालता है। दुकानदार उनकी अच्छी गुणवत्ता देखकर उन्हें खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जब लिन युआन पूरे 100 स्पिरिट गैदरिंग पिल्स निकालता है तो दुकानदार तुरंत समझ जाता है कि इतना बड़ा सौदा बाहर नहीं किया जा सकता। वो आदरपूर्वक लिन युआन को दुकान के अंदर वाले हिस्से में ले जाता है और मैनेजर को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर शियान वहां आता है। लिन युआन उससे कहता है कि उसके सेक्ट के एल्डर्स ने ये पिल्स बेचने के लिए उसे भेजा है और वो उचित कीमत चाहता है। मैनेजर चियान मन ही मन अनुमान लगाता है कि ची रिफाइनिंग स्टेज 10 की शक्ति रखने वाला कोई आउटर डिसाइपल साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। उसे लगता है कि इसके पीछे अवश्य ही किसी सेक्ट एल्डर का हाथ है, इसलिए वो पूरे सम्मान के साथ व्यापार करता है। वो 100 स्पिरिट गैदरिंग पिल्स के बदले 80 स्पिरिट स्टोन्स देने का प्रस्ताव रखता है। लिन युआन ये कीमत स्वीकार कर लेता है। इसके बाद वो 10 स्पिरिट नरिशिंग पिल्स भी बेचता है, जिनके बदले उसे 24 स्पिरिट स्टोन्स और मिलते हैं। सौदा पूरा होने के बाद लिन युआन ब्यूटी पिल्स के बारे में पूछता है। मैनेजर शियान बताता है कि उनकी कीमत 3 स्पिरिट स्टोन्स प्रति पिल है। लिन युआन तुरंत 10 ब्यूटी पिल्स खरीदने की इच्छा जताता है। मैनेजर शियान उसे 10% की छूट देते हुए कुल 27 स्पिरिट स्टोन्स में सभी ब्यूटी पिल्स दे देता है। इसके बाद लिन युआन पूछता है कि क्या दुकान में इलिक्सिर
एलिक्सिर से संबंधित कोई पुस्तक है या मेटल एट्रीब्यूट कल्टीवेशन टेक्निक उपलब्ध है। मैनेजर शियान उसके प्रश्न सुनता है, लेकिन लिन युआन बताता है कि अब उसके पास लगभग 100 स्पिरिट स्टोन्स हैं और उसे कुछ अन्य काम भी निपटाने हैं, इसलिए वो वहां से विदा लेकर दुकान से बाहर निकल जाता है। लिन युआन के जाते ही दुकान का एक कर्मचारी मैनेजर चियान को बताता है कि बाहर कुछ लोग उस ग्राहक पर नजर रखे हुए हैं। मैनेजर चियान शांत भाव से कहता है कि जब तक ग्राहक दुकान के भीतर था उसकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब वो दुकान से बाहर जा चुका है, इसलिए आगे जो भी होगा उससे वॉन्जेन पेविलियन का कोई संबंध नहीं है। उधर कुछ लोग लिन युआन का पीछा कर रहे होते हैं। वे जल्द ही समझ जाते हैं कि उनका निशाना उनकी नजरों से ओझल हो गया है और उसे खोजने लगते हैं, लेकिन लिन युआन पहले ही उनकी मौजूदगी महसूस कर चुका था। जैसे ही वे उसे घेरते हैं वो साफ कह देता है कि उसने उन्हें वॉन्जेन पेविलियन से निकलते समय ही पहचान लिया था। उनमें से एक व्यक्ति उसे धमकी देता है कि अपना स्टोरेज बैग सौंप दे वरना उसकी जान नहीं बचेगी। वे अपना परिचय वेस्ट गार्डन के 3 टायरेंट्स के रूप में देते हैं और अपनी बदनामी का हवाला देकर उसे डराने की कोशिश करते हैं। लिन युआन बिना डरे उनका सामना करता है। लड़ाई शुरू होते ही सामने वाले समझ जाते हैं कि उसकी असली कल्टीवेशन केवल ची रिफाइनिंग लेवल 7 दिखाई दे रही है। वे उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कमजोर समझते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान वे उसकी स्वॉर्ड छीन लेने में सफल हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि अब उसके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अगले ही पल लिन युआन एक अत्यंत शक्तिशाली एरो का प्रयोग करता है। उसका प्रहार इतना भयानक होता है कि सामने वाले कल्टीवेटर तुरंत घबरा जाते हैं। उनमें से एक दया की भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि परिस्थितियों ने उसे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया और यदि लिन युआन उसकी जान छोड़ दे तो वो अपना पूरा सामान उसे सौंप देगा। लेकिन लिन युआन शांत स्वर में जवाब देता है कि अगर वो उसे मार देगा तो उसका पूरा सामान वैसे भी उसी का हो जाएगा। इसके बाद वो अपने विरोधियों को समाप्त कर देता है। इस घटना के बाद लिन युआन को पहली बार एहसास होता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड वास्तव में कितना खतरनाक है। पहाड़ से नीचे आते ही उस पर जानलेवा हमला हो गया।